Hello everyone, this is Madam Sir IAS YouTube channel. Today I'm going to answer the most important question. Why do aspirants fail in UPSC CSET? UPSC CSET के एग्जाम में मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो कि मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, स्कूल टाइम में जिन्होंने मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया है, इवन आफ्टर स्कूल दे इन ग्रेजुएशन दे रेड मैथ्स एंड स्कोर्ड वेरी वेल, बट स्टिल दे फेल्ड इन UPSC CSET एग्जाम. तो ऐसा क्या है जो वो लैक करते हैं, कहाँ प्रॉब्लम आती है, क्या इश्यूज हैं, वो सब इसमें हम डिस्कस करेंगे और फिर उन इश्यूज का सॉल्यूशन क्या है वो भी हम बताएंगे. तो एंड तक इस वीडियो में बने रहें. और अगर आपको ये वीडियो का पूरा प्रॉफिट लेना है तो आपको एंड तक बने रहना होगा. और आप एक सीरियस UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है. तो देखो, सबसे पहली चीज है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस. कि सीसेट का सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी ही नॉलेज नहीं होती. और एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में सोचता है कि अरे इसमें क्या है, ये तो मैं सॉल्व कर ही लूंगा या कर ही लूंगी. और एग्जाम में जाके GS1 पहले शुरुआत से पूरे साल पढ़ते हैं और फिर सीसेट नहीं पढ़ के जाते हैं और सीसेट में जाके फेल हो जाते हैं. तो तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है, यहाँ पे ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम पैटर्न को जानें. आपको एग्ज़ाम पैटर्न को समझना होगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न. ठीक है, सॉरी एक सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड. या सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर एग्ज़ाम पैटर्न और उसका सिलेबस. ठीक है. फिर सेकेंड सबसे जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, सेकंड जो मिस्टेक करते हैं दैट इज वीक फंडामेंटल्स एंड लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. अब इसका क्या मीनिंग है, देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होगी. मान लो आपको सिलेबस पता है कि कौन से टॉपिक आने हैं, बट जो टॉपिक्स हैं उनमें उनके कॉन्सेप्ट्स को तो क्लियर करके चलना पड़ेगा ना. उनके जो फंडामेंटल्स हैं, जो भी मेथड यूज हो रहा है, जो फॉर्मूलाज है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को रीड करने का, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक फंडामेंटल है. क्वांट के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी टॉपिक है, उन सब में मेथड यूज होता है, फॉर्मूलाज यूज होते हैं. ठीक है. और रीजनिंग में भी ट्रिक्स यूज होती है, फॉर्मूलाज यूज होते हैं. अगर आप वो करके ही नहीं जाओगे यार, अगर आपने किया एक आध बार बट प्रैक्टिस नहीं किया है तो भी आप सीसेट फेल करते हैं. ठीक है. चलिए मानते हैं कि आपको एग्जाम पैटर्न पता है, आपको सिलेबस पता है और आपने सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे. ठीक है. लेकिन ये सब होने के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंस में रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं. ठीक है. रिवीजन और प्रैक्टिस की लैकिंग होती है और इसकी वजह से भी सीसेट फेल होता है. प्रैक्टिस क्या करनी है आपको, कि आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में आपको 1.5 मिनट में, 1 से 1.5 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, उससे भी कम टाइम में करना है. तो आपकी प्रैक्टिस मस्ट है. अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे उतने कम टाइम में. ठीक है. उसके बाद जो ये सब होने के बाद भी प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, सिलेबस भी पता है, लेकिन तब भी और चौथा पॉइंट क्या है, ये सब मैं बता रही हूँ, सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि कोई एक आप करके चले जाओ तो हो जाएगा, नहीं, सारे ही. तो एक और रीजन क्या है कि जब एग्जाम GS2 हमारे पास आता है, सीसेट का पेपर हमारे पास आता है, उससे पहले हम GS1 दे चुके होते हैं और हमें नहीं पता होता है कि हमारा GS1 कैसे गया. कई बार हमें लगता है खराब गया. ठीक है. कई बार लगता है अच्छा गया. कुछ पता नहीं है, क्योंकि जब तक कि आपका एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता, कट ऑफ नहीं क्लियर होती, तब तक कुछ पता नहीं है कि आपका खराब गया कि अच्छा गया. ठीक है. तो आप दे के आते हैं लेकिन आपका मूड तो खराब हो ही जाता है और सुबह के आप थके हुए होते हो, फिर लंच टाइम में, और ऊपर से तो समर में एग्जाम होता है, समर्स होती है उस टाइम पे, मई लास्ट वीक एंड जून फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है. तो वो क्या है, उस समर के टाइम में आपकी वैसी एनर्जी डाउन हो जाती है, एग्जाम का प्रेशर वो अलग एनर्जी डाउन, तो वो आप एग्जाम का प्रेशर जो है वो नहीं झेल पाते हो.
टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता और वो 2 घंटे का जो टाइम मिलता है सीसेट का पेपर सॉल्व करने का वो एकदम से खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको आया हुआ होता है, आप क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते हो। फिर जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हो आपको पता लगता है अरे ये तो मुझे आता था बट मैंने किया नहीं। घर आके पता लगता है ये क्वेश्चन तक तो मैं पहुंची ही नहीं। एग्जाम अब टाइम कब खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि आप प्रेशर में आ गए। जो क्वेश्चन इजी थे अच्छे से थे आप सॉल्व कर सकते थे, आप उन क्वेश्चन तक पहुंचे ही नहीं। आप जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें ही अपना टाइम वेस्ट करते रहे। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स ही नहीं देखे, मॉक टेस्ट ही नहीं किए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको आता है, लेकिन आपने प्रैक्टिस ही नहीं करे। तो जो ऊपर मैंने बोला है 3rd नंबर पे, बात वही है कि आपकी प्रैक्टिस अगर कम है तो प्रैक्टिस आपको किस पे करनी है, मॉक टेस्ट पे करनी है। प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स पे करनी है, एटलीस्ट 10 ईयर्स के। तो यहाँ पे भी ये सेम ही बात है। ठीक है, उसके बाद आपको गाइडेंस एंड सपोर्ट जो है वो उसकी कमी है, गाइडेंस एंड सपोर्ट की कमी है। अगर आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है कि कैसे करना है आपको, आप गाइडेंस कहीं से भी ले सकते हो सकता है आपके जहाँ आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो वहाँ पे हो, या कोचिंग हो आपके पास, या फिर आप जो फ्री में यूट्यूब चैनल्स पे आप पढ़ते हो या कुछ भी करते हो, लेकिन आपकी गाइडेंस प्रॉपर होनी चाहिए कि ये जो सी सेट का यूपीएससी का पेपर है इट इज़ नॉट जस्ट लाइक द अदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर ऑफ द अदर एग्जाम। नहीं, बिल्कुल अलग है, पैटर्न अलग है, और सिलेबस हो सकता है टॉपिक मतलब एक जैसे हो, कोलाइड करें, पर जरूरी नहीं, वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। सीसेट का एग्जाम यूपीएससी का बहुत ही डिफरेंट है, उसमें वेटेज अलग अलग दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए पूरा कि कैसा पेपर आएगा, कैसा पेपर में वेटेज है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम अगर आगे बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सबको पता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, पहली बात तो लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं पता होती। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम पता है, इनमें से कोई एक प्रॉब्लम है, तो उसके सॉल्यूशन क्या है, कैसे हो सकता। सबसे पहले देखो, जिनको नहीं पता है, जो पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये स्लाइड है कि क्वेश्चन, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, आपके क्वेश्चंस कितने आते हैं, 80 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 80 आपके क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मार्क्स आपके 200 होता है, 200 मार्क्स का मैक्सिमम। ठीक है, 2 आवर्स का आपका टाइम होता है, और 2 आवर्स का तो प्रॉपर होता भी नहीं है, क्योंकि उसमें आपसे वो सिग्नेचर कराते हैं, थंब इम्प्रिंट लेते हैं, उसके बाद ओएमआर शीट आप भरते हो, तो 15 मिनट्स तो उसमें चले जाते हैं। तो 2 आवर्स तो पूरे होते भी नहीं है आपके पास। उसके बाद आपका पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। ठीक है, मार्किंग स्कीम में क्या है कि आपका करेक्ट आंसर है 2.5 मिलेगा, अगर आप इनकरेक्ट आंसर पे टिक कर कर आते हो तो आपका 1/3 मार्क कट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 0.833। ठीक है, अब आपका ये क्वालिफाइंग पेपर है, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, कि क्वालिफाइंग पेपर है, आपको फुल स्कोर नहीं करना, 200 आउट ऑफ 200 नहीं करना, 900 प्लस करना है। आपको कितने मार्क्स लाने हैं, सिर्फ 66.67, यानी 33% मार्क्स लेकर आने हैं। ओके, तो आगे ये आपको पैटर्न पता चल गया कि मेरे को क्वालिफाई करना है पेपर, पेपर में 80 क्वेश्चन आने हैं। अब वेटेज मैं आपको बताती हूँ किसका कितना है, किस तरीके के क्वेश्चन कितने आते हैं। अगर आप ट्रेंड देखो तो ये ब्लू लाइन जो है, दिस ब्लू वन, जो ब्लू लाइन है दैट इज फॉर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अगर देखो तो कितने क्वेश्चन दिखा रहा है इसमें, 27 जो 2023 में आए, और पहले भी आप देखोगे तो 27, 25, एक बार 30 भी आए हैं। तो अप्रोक्सीमेट आप मान के चलो 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 25 to 30 पैराग्राफ्स आएंगे, एक पैराग्राफ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी किसी से 4 भी पूछ लेते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन हैं वो आपके 25 to 30 होंगे। इसके बाद अगर आप देखो रीजनिंग, तो रीजनिंग में 15 है, कभी 18 है, ठीक है, और कभी 22 है। तो आप 15 to 20 मान के चल सकते हो कि 15 to 20 आपके रीजनिंग में आता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी की, यानी जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हो, तो उसमें आपके 30, एक बार 42 भी आए हैं देखो, फिर 38 आए हैं 2023 में, तो लगभग आपके 30 to 40 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो अब बच्चे क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स जो एग्जाम देने जाते हैं, वो करते क्या है कि किसी किसी का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छा होगा, किसी का क्वांट बहुत अच्छा होगा, किसी का रीजनिंग बहुत अच्छा होगा।
तो वो सोचता है कि मेरा ये अच्छा है तो चलो ठीक है, और मैं 20 क्वेश्चन तो कर ही लूंगा, एंड 20 क्वेश्चन करके मेरा लगभग एक दो क्वेश्चन और किसी और में कर लूंगा तो मेरे 66.67 मार्क्स आ जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी कहाँ है, और एग्जाम प्रेशर में तो एक्यूरेसी और डाउन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक में या किसी दो में आप बहुत परफेक्ट हो तो आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे, बिल्कुल भी नहीं, नहीं कर पाओगे। कई क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होंगे, आपके वो टाइम लिमिट में हो भी नहीं पाएंगे। तो सी सेट जो यूपीएससी का है उसको क्लियर करने के लिए आपको बेस्ट तो किसी एक में होना ही पड़ेगा। बेस्ट तो हो गए आप किसी एक में जिसमें आप, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप जो क्वेश्चन उसमें पिक कर रहे हैं आपका सही जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो है, आपको कोई सा भी एक छोड़ के नहीं जाना। बाकी जो तीन मैं आपको डायमेंशन बता रही हूँ, कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग और क्वांट, इन तीनों में ही आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। और जिसमें आप परफेक्ट नहीं हो एटलीस्ट आपको उसमें गुड तो बनना ही पड़ेगा, बेटर तो बनना ही पड़ेगा, ठीक है। कि आप उनके क्वेश्चंस पूरी तरह से छोड़कर नहीं आ सकते, आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और अटेम्प्ट डायरेक्ट पेपर में नहीं करोगे आप, उससे पहले प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, उसके बाद करोगे आप अटेम्प्ट। लेकिन आपको तीनों में ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा मैथ्स अच्छा है तो रीजनिंग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन छोड़ दूं, या कोई आर्ट साइड का बच्चा नहीं सोच सकता कि मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छा है तो मैं भाई उसी से ही 27 क्वेश्चंस करके आ जाऊंगा, मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। आपको तीनों में ही अच्छा बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, बच्चे फेल होते हैं। आपका कोई भी एक वीक एरिया है आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट है आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स। हम बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं करके जाते सी सेट के। जो कि GS1 और GS2 दोनों ही पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूरी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो करने हैं, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने एक तो, ठीक है। दूसरा आपको वो करने हैं टाइम लिमिट में। ऐसे नहीं करने कि बैठ के आप 4 घंटे 5 घंटे में पेपर सॉल्व कर रहे हो, नहीं। पूरा पेपर आप वो 2 घंटे में, जो 2 to 4 का टाइम होता है, पेपर हम कब देने जाते हैं, 2 to 4 PM का टाइम होता है हमारा। GS1 एक्चुअल में जब पेपर देने जाते हो तो पहले GS1 होता है, फिर लंच ब्रेक होता है, देन 2 to 4 के टाइम में आपका GS2 यानी सी सेट का एग्जाम होता है। तो वही टाइम आप डिसाइड करें कि 2 से 4 के टाइम में मुझे एक पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना है। अब कौन सी ईयर के कर सकते हैं, 2015 से स्टार्ट करें 2024 तक के पेपर करें, इतने पेपर काफ़ी हैं। और ये कब करने हैं, कब करने हैं, करने कब है भाई, वो टाइम भी तुझ पता होना चाहिए ना कब करेंगे। वो आपको करना है एटलीस्ट 15 days बिफोर एग्जाम। सॉरी फॉर माई राइटिंग, बट मैं बोल रही हूँ तो आप प्लीज समझ जाइए। तो 15 दिन पहले एग्जाम के, जो एक्चुअल एग्जाम है जिस दिन, उससे एटलीस्ट 15 days पहले आपको ये 2015 से लेकर 2024 तक की सी सेट के प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं। और स्टार्टिंग से करना है, पहले 15 का करेंगे, फिर 16 का, फिर 17 का, ऐसे करके लास्ट में आपको 2024 का करेंगे। एग्जाम से एक दो दिन पहले तो आप सी सेट नहीं पढ़ोगे, तो आपको पहले ही कर देना, इसलिए मैंने 15 days बिफोर लिखा है। प्रॉपर आपको वही कंडीशन सिमुलेट करनी है जो आपने सोची है कि एग्जाम में होता, मतलब प्रॉपर आप वही 2 से 4 का टाइम चेयर पर आराम से बैठे हैं, कुछ नहीं आपको देखना। आपको एक OMR शीट लेनी है। एक OMR शीट आपको ऑनलाइन मिल जाती है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या किसी स्टेशनरी पे जाके आप ले सकते हैं। प्रॉपर OMR शीट में टिक करिए अपना आंसर, ठीक है। और जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद आप आधा पौना घंटा दीजिए, 30 to 45 minutes। आप चेक करिए कि आपके OMR शीट में चेक करिए कि आपने, OMR शीट में चेक करना है, क्वेश्चन पेपर में नहीं, कि आपने कितने क्वेश्चंस पर सही टिक लगाया और कितने क्वेश्चंस पर गलत। और अगर गलत लगाया है तो क्या आपने बाय मिस्टेक OMR शीट में गलत सर्कल किया है, या फिर आपने क्वेश्चन का आंसर ही गलत निकाला है। फिर आप उनको एनालाइज करिए कि कैसे गलत गए, और जो क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं उनको भी आप देखिए कि कैसे अटेम्प्ट नहीं हो पाए, या अगर आपको आते तो ठीक है, हो सकता है टाइम खत्म हो गया हो, या फिर ये हो सकता है कि आपको नहीं आते हो। टारगेट आपको रखना है कि आपके 50 प्लस, सॉरी, हाँ,
टारगेट आपको रखना है कि आपके 50+ क्वेश्चन सॉल्व हो हर एक पेपर में। जैसे आपने 15 का पेपर उठाया, 50+ क्वेश्चन, ऐसे करके 50+ क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन एंड तक आते आते, जब तक आप 2020, 21, 22, 20, 24 करोगे, ठीक है, एंड तक आते आते आपका प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि 2 घंटे में आप 50+ क्वेश्चन कर पा रहे हो। और ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही अपने मन से कुछ भी कर रहे हो, टिक लगा दे रहे हो, उसमें आपके मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन ही गलत हो सकते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। आपकी एक्यूरेसी इतनी हाई होनी चाहिए। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा है, एसेस योर एक्यूरेसी, आइडेंटिफाई वीक एरिया, जो क्वेश्चन गलत जाएंगे आप चेक करोगे, या फिर जो छूटेंगे वो चेक करोगे। इसके अलावा एसेस योर एक्यूरेसी मतलब आप 50+ क्वेश्चन करो तो आपके 10 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं जाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में तो और क्वेश्चन गलत जाएंगे। तो यहाँ पर एटलीस्ट आप घर पे जब प्रैक्टिस करो तो आपके 10 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं जाने चाहिए। फिर देखो, हर बार कम करने की कोशिश करो कि 10 हुए आज, चलो कल को मैं 8 ही गलत होंगे या 9 ही गलत होंगे, ठीक है। तो ये है आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने का तरीका। एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसे करके जाते हो तो एग्जाम वाले दिन आपको कोई प्रेशर फील नहीं होगा सीसेट एग्जाम का। आपको पता होगा कि आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है, आपको पता होगा कि कौन से क्वेश्चंस को मुझे पहले अटेम्प्ट करना है कि मेरा 50+ का टारगेट तो पूरा हो पहले, कि कौन से क्वेश्चंस मेरे लिए इजी हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, अपना रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्वांट और रीजनिंग के सारे टॉपिक्स जो सिलेबस में है उनको कवर करेंगे, जिसके लिए आप 2 महीने ले सकते हो। डेली आप 2 से 3 घंटे निकालो, 2 महीने में आराम से हो जाएगा। मार्च अप्रैल का अपने पास टाइम है। उसके बाद मई में जो 15 डेज में बोल रहे हो, वो मई में दो आप, एग्जाम से 15 डेज पहले। तो उसमें आप क्या करोगे, ये पेपर्स को सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को पूरे एनवायरनमेंट के साथ, कि किस तरीके से पेपर में एनवायरनमेंट होता है उसी एग्जाम कंडीशंस के साथ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कैसे करना है पेपर सॉल्व, देखिए। सॉरी, एक सेकेंड। देखिए, हमने देखा आपका आरसी, तो आरसी में हमने देखा कि 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रीजनिंग, तो रीजनिंग में आपके हमने देखे कितने क्वेश्चंस आते हैं, 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका क्या है, क्वांट, तो क्वांट में हमने क्या देखा, अप्रॉक्सीमेट 30 to 40 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, 50+ क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना ही करना है। 2 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, यानी देखो 2 घंटे मतलब 2 आवर्स का मतलब क्या है, हमारे पास कितने हैं, 120 मिनट्स, जिसमें से आप 15 मिनट्स को हटा ही दो, जिसमें आप OMR शीट फिल करोगे, आपके सिग्नेचर थंब प्रिंट लिए जाएंगे, वो हटा दो। तो अब आपके पास कितने बचते हैं, 105 मिनट्स, ठीक है, 105 मिनट्स बचते हैं। तो अगर हम 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो लगभग आपके पास जो टाइम है वो 2 मिनट के आसपास है ईच क्वेश्चन का। 50+ करना है तो 2 मिनट से कम ही है, तो लेस देन, जो हमारे पास टाइम है वो लेस देन 2 मिनट है पर क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में अपना टारगेट होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन एटलीस्ट हम सॉल्व करें। उसके बाद इसमें हमारा टारगेट होना चाहिए 15 to 20 आ रहे हैं तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। और उसके बाद 30 to 40 आ रहे हैं तो इसमें हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ये सबका अलग अलग हो सकता है किसी का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छा हो तो 25 ही क्वेश्चन कर ले पूरे, या रीजनिंग बहुत अच्छा हो तो पूरे 15 कर ले। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 50+ क्वेश्चन करने का, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 50+ क्वेश्चन आप किसी 2 एरिया से कर लो, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर आपको कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है, आपको सब में से करना है। तो अब 20, 10, 20 मैंने आपको बता दिया, अब आपको प्लस करना है। तो आप जो एरिया सबसे स्ट्रांग होगा उसमें आपका प्लस हो जाएगा, यानी 20 क्वेश्चन तो कम से कम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में करोगे, 10 इसमें करोगे, 20 इसमें करोगे। अब प्लस कहाँ से जाएंगे, वो यहाँ से जाएंगे ना, जो एरिया आपका स्ट्रांग होगा। 50+ क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है। अब एक सेकेंड, अब हम आगे आते हैं। आपको समझ में आ गया कि 2 मिनट से भी कम का टाइम है हमारे पास ईच क्वेश्चन के लिए। 2 मिनट से कम का टाइम लेंगे तब जाके 50+ क्वेश्चन होंगे।
कई बार ऐसा भी होगा कि किसी क्वेश्चन पर, अब आपने क्वेश्चन पेपर ओपन किया, आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, सबसे पहले देखो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में तो आप अगर पैसेज रीड कर रहे हो तो क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, पैसेज को रीड कैसे करते हैं, कैसे 2 मिनट से कम के टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर मान लो उसमें 3 क्वेश्चन है तो 6 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा हो जाएगा। 6 मिनट से भी कम लो, 1-1 मिनट का टाइम लो आप। 1 से 1.5 मिनट का क्वेश्चन, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से 2 मिनट में पढ़ रहे हो, आगे क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर हो जाए, 4 मिनट में वो 3 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने का तरीका, कैसे रीड करना है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, और कई बार पैसेज हम पूरा भी नहीं पढ़ पाते लेकिन क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वो कैसे किया जाता है ये मैं आपको अपने कोर्स में बताऊंगी। आप इतने मास्टर हो जाओगे ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कि आप 30 मिनट्स के अंदर सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैथ्स। तो मैथ्स में तो आपको सारे फॉर्मूलाज और मेथड्स और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो। तो इसमें चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो टॉपिक आप पढ़ के गए हो, अगर वो पेपर में आ रहा है, आपको पता है इस टॉपिक से आप फैमिलियर हो, तो आप उस क्वेश्चन को रीड करो और फिर उसको सॉल्व करो। अगर वो आपसे 1 मिनट के अंदर आपको पता चल गया, क्वेश्चन पढ़ा आपने, सॉल्व करने की कोशिश करी, आपको पता चल गया, 1 मिनट से भी कम टाइम में आपको पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन में से सॉल्व होगा भी या नहीं। अगर तो सॉल्व होगा ठीक है, आप सॉल्व कर दो, 1 से 1.5 मिनट लग जाएंगे, सॉल्व कर दो। बट इससे ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है, आप एक मेथड से दूसरा मेथड लगा रहे हो, नहीं हो रहा सॉल्व, तीसरा लगा रहे हो, नहीं हो रहा सॉल्व, चौथा लगा रहे हो, आप ईगो पे ले गए क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हो जाएगी गड़बड़। आपका जो आप टाइम इस क्वेश्चन में लगा रहे हो ना, वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चन का दे रहे हो जो कि हो सकता है आगे इजी हो, जो आपको आते हो। आपने पेपर पूरा थोड़ी देख लिया अभी, तो आपको वो क्वेश्चन स्किप कर देना, आप आगे बढ़ जाइए। आपको दूसरे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत इजी होंगे आपके लिए, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगाए। आप हो सकता उस पर स्टार कर दें, पूरा पेपर गो थ्रू तो करें एक बारी, पूरा पेपर गो थ्रू करने के बाद आपको लगे कि हाँ अभी क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं, मेरे पास टाइम भी है, तो आप उस क्वेश्चन पर आए। लेकिन उस क्वेश्चन को ईगो पे ना लें, उसको छोड़ दें। 1 से 1.5 मिनट में नहीं हो रहा है, छोड़ दें, ठीक है। आपको पता लग रहा है नहीं हो रहा, उसमें कई आप मेथड्स चेंज करे जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा बस आपका। रीजनिंग, रीजनिंग में भी प्रैक्टिस चाहिए, और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आपसे हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है आगे बढ़िए। तो मेन चीज़ होती है कि क्वेश्चन को स्किप करना, आपको ईगो पे नहीं लेना है, उसमें मेथड्स वहाँ बैठ के चेंज नहीं करने। आपको पूरा पेपर देखना है, आपको उस पेपर में से 50+ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी छोड़ने कितने हैं, लगभग 30 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, 25 से 30 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। तो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अब 50 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन भी आपके गलत जाएंगे तब भी आपका क्लियर। आपको लाने कितने हैं, आपको लाने 66.67 मार्क्स लाने हैं बस क्लियर करने के लिए। इतने पे तो पहुंचो पहले आप। तो मैं तो जो आपको बता रही हूँ मेथड, इस मेथड से आप 90+ पे पहुंचोगे, और 90+ अगर आपके हैं तो भाई किसी भी क्वेश्चन में कितनी भी कॉन्स्पिरेसी हो कि नहीं वो कोचिंग ने ये वाला बताया है और यूपीएससी ने वो वाला बताया, कितने क्वेश्चन में होगी, 4-5 क्वेश्चन में होगी, तब भी आप क्लियर कर जाओगे। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है 1 से 2 महीने में। उसका 15 डेज पहले आपको एक एक पेपर का 2 घंटे प्रैक्टिस करना है, 2015 से लेकर 2024। और उस प्रैक्टिस में करना क्या है वो यही है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में पहले आप मास्टर हो जाओ, हर एक मेथड में मास्टर हो जाओ। उसका जब आप पेपर करने बैठो तो आपको टाइम लिमिट में आपको पता होना चाहिए मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन से क्वेश्चन पे मुझे टाइम लगाना है। और टाइम 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा किसी के क्वेश्चन पे लगाना ही नहीं है। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में कैसे आप मास्टर होगे। कई लोगों का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत ख़राब होता है, पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं तब भी आंसर गलत बताते हैं, पैसेज पढ़ने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो वो चीज़ कैसे सुधरेगी, और उसमें आपको मास्टर बनाने के लिए कोर्स है CSET UPSC मैडम सर IAS के थ्रू। और इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से लेके क्वांट रीजनिंग हर एक टॉपिक पे कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और सारे PYQs को पे प्रैक्टिस होगी, और फुल एंड टेस्ट भी होंगे, और एक
जब एग्ज़ाम से पहले आपका एक स्ट्रेटजी वेबिनार होगा पूरा और डिटेल में। 30 दिन का ये कोर्स है, 60 आवर्स का टोटल, 2 आवर्स पर डे, और 1 मार्च से स्टार्ट होगा। इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 28 फेब। अगर आप 20 फरवरी तक करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा, और कॉस्ट है इसकी 999 ओनली। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मैडम सर IAS पे। अगर आप जाएंगे इंस्टाग्राम अकाउंट पे तो आपको वहाँ बायो में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन करके लिंक निकाल सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। आप रजिस्टर करते टाइम आपको कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हो, पेमेंट आप बाद में करिए, पहले आप ऐसे रजिस्टर कर दीजिए, उसके बाद आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई पेमेंट नहीं है, आप उसके बाद पे कर सकते हैं। तो आप इस कोर्स को लीजिए। अगर आपको लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आप वीक हैं, या क्वांट में, या रीजनिंग में, तो आपके लिए कोर्स बहुत अच्छा है। और या फिर आपको लगता है कि समय में ठीक हूँ बट पेपर जब सॉल्व करता हूँ तो टाइम से सॉल्व नहीं हो रहा, तब भी ये कोर्स अच्छा है कि आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आगे ऐसे इस तरह की वीडियो देखने के लिए। और कोर्स अगर आपको चाहिए तो आप रजिस्टर करिएगा। थैंक यू सो मच। यार ये पॉज नहीं हो रही।